हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका जो है जुलाई में होने वाला है। ठीक है, ये डेट आप देखिए चेंज भी नहीं होगी। और इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का ही होता है। ये थ्योरी है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्याजे पढ़ेंगे, वाइगॉस्की पढ़ेंगे, नैतिक और कोलबर्ग का पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 5 से क्या है 10 नंबर कवर होंगे। देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर को क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जिसको प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चनों की, तो उसकी भी क्लासेस डेली होती हैं, तो वो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीन प्याजे ने पहले सिद्धांत किसका दिया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। एक ये दिया है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब पूछ लिया जाए, अगर जीन प्याजे मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जीन प्याजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। इस इस विकास का प्रतिपादन उन्होंने ही किया। जो विकास का प्रतिपादन किसने किया, जीन प्याजे ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने अपने बच्चों आस पड़ोस बच्चों का संज्ञानात्मक मानसिक विकास का भी अध्ययन किया। देखिए, अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर डाला। ठीक है, अपने बच्चे पे किया, आसपास के बच्चों पे किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस सिद्धांत को विकासनात्मक सिद्धांत अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, जो जीन पैजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको और भी क्या कहा जाता है, विकासनात्मक सिद्धांत कहा जाता है और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बच्चे का प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग को कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। प्याजे का यह मानना है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उनके अंदर उतनी ही परिपक्वता आती है और वस्तुओं को देखते हैं तो उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, गलत है। आपने आजकल के बच्चों को देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वो क्या है, आजकल फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कि जितना बड़े नहीं जानते उतना तो बच्चे छोटे जानते हैं। ठीक, तो इनकी थ्योरी कर दी गई थी गलत। ओके, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। देखिए, प्याजे ने क्या बच्चों को बोला है, नन्हे वैज्ञानिक। कई बार पूछा गया नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है, तो प्याजे ने बोला है। ठीक, सक्रिय ज्ञान भी बोला है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये हो गई इनकी डिप्रेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब प्याजे जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, इनके हम बारे में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट कौन कौन से है। ठीक है, तो देखिए 4 अवस्थाएं हैं। अनुकूलन, अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या है, तो पहले आप ये जानिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। अडप्टेशन क्या है, अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन भी आपके 2 पॉइंट में बता हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम जानेंगे। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि वातावरण जैसा जिस हिसाब से मिलेगा, जैसा कि कहीं पे प्यार स्नेह दोस्ती और प्यार याराना इस तरह का वातावरण मिलेगा तो बच्चा उस तरह से ढाल लेगा। अगर उस तरह से जैसे जहाँ पे अहिंसा लड़ाई दंगा ये सब हो रहा तो वातावरण उस तरह का बच्चे का हो जाएगा। जिस तरह का बच्चा मतलब जिस तरह का वातावरण मिलेगा बच्चा उस तरह का ही ढाल लेगा। इस प्रक्रिया को 2 प्रक्रिया होती है। देखिए, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, 2 प्रक्रिया होती है। पहले आप याद रखिएगा, आत्म सात्करण। कई बार पूछा गया है आत्म सात्करण क्या होता है। देखिए, आत्म सात्करण होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, वो आत्म सात्करण कहलाता है। देखिए, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्म सात्करण कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान, उस बच्चे का पूर्व ज्ञान ये था कि एक डॉगी उन्होंने देखा। ठीक, बच्चे ने क्या, डॉगी ब्लैक देखा, ये उसकी 2 टांगे हैं, 2 कान हैं और एक ये क्या करता है, भौं भौं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने देखा कि दूसरा डॉगी वाइट है। ठीक है, तो बच्चे ने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया कि डॉगी ब्लैक नहीं वाइट भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन अभी उसने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है कि डॉगी ही ये 4 टांगे, जो अभी इसने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जिसकी 4 टांगे हैं भौं भौं करता है, ये डॉगी है। ठीक, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान के साथ आत्म सात्करण कहलाता है। ठीक, अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जोड़ना, उसे ही कहते हैं आत्म सात्करण। अब हम बात कर लेते हैं समायोजन। समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। देखिए, पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या था, आपने अभी देखा कि जो आत्मसात कर रहा था, पूर्व ज्ञान ये था कि ब्लैक कुत्ता भी होता है, डॉगी व्हाइट भी होता है। लेकिन
फिर उसमें समायोजन उसने कर लिया बच्चे ने कि जिसके 4 टाँगें होती हैं, 2 कान होते हैं, भौं-भौं करता है। ज़रूरी नहीं कि ये डॉगी हो, साथ में बिल्ली भी हो सकती है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, 4 टाँगें हैं, 2 कान हैं, लेकिन सेम तो है, लेकिन ये क्या कर रही है, म्याऊँ-म्याऊँ कर रही है। तो बच्चे ने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया, तालमेल बैठा लिया कि ज़रूरी नहीं कि डॉगी है, साथ में क्या है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो इसको कहते हैं समायोजन, ठीक है? क्या कहा जाता है, समायोजन। कई बार ये एग्जाम में पूछे गए इनमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। देखिए, समायोजन होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, और आत्मसात्करण होता है कि उसको बस 2 ही चीज़ें पता रहती है कि डॉगी है तो इसमें ब्लैक, व्हाइट कुछ भी आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है। और आज समायोजन होता है कि जिसकी 4 टाँगें हैं, ठीक है, और भौं-भौं या ना म्याऊँ-म्याऊँ करती है, जो कुछ भी कोई भी जानवर हो सकता है, तो उसने अपने ज्ञान में परिवर्तन कर लिया, ठीक है? तो ये चीज़ आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं समाधारण या संतुलन, ठीक, कई बार पूछा गया है संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच का संतुलन कायम कर रखता है। देखिए, जैसे आपने देखा आत्मसात्करण क्या था, आत्मसात्करण आपने ये दो डॉगी देखे थे, और समायोजन क्या था, दोनों में परिवर्तन कर लिया। जो इनके बीच की प्रक्रिया है, ठीक, इनकी जो बीच की प्रक्रिया, उसका तालमेल वो संतुलन कायम कर लेता है। ओके, ये होता है समाधारण या संतुलन। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले स्कीम। स्कीम्स क्या होती है और स्कीमा, कई बार पूछा गया, स्कीमा सबसे ज्यादा पूछा गया। स्कीम्स क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। देखिए, अनुभव जितना बच्चे करेगा या व्यवहार करेगा, उसकी जो ज्ञानात्मक संरचना आएगी, उसे ही कहते हैं क्या, स्कीम्स। अब स्कीमा, स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कीमा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती, क्या है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हो, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। देखिए, मानव के पहले जो चीजें क्या स्टोर, बच्चे के आपने देखा कि स्टोर वो थी कि डॉगी जो है ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, साथ साथ में क्या है, इसके उसने परिवर्तन किया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि डॉगी जो ब्लैक एंड व्हाइट हो, भौं-भौं करता हो, म्याऊं भी कर सकती है, और कुछ भी मतलब और भी जानवर हो सकते हैं। तो उसके बीच की जो सीमा होती है, उसे ही कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। और चीजों को पहले से जो स्टोर करता है, उसके विषय में प्रतिधारणा बनाता है, उसे ही कहा जाता है स्कीमा। ये चीज आप याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, परिवर्तन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, अब जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पियाजे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं, पहली होगी आपकी संवेदी पेशिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपकी एज याद रखिएगा, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखता। देखिए, किससे सीखता, आँख, कान, ये 5 होती ज्ञानेंद्रियां, नाक, स्किन, ठीक, और ये जीभ। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कितनी होती है ज्ञानेंद्रियां, 5 होती हैं, इनसे बच्चा सीखता है। इसे इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण भी जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग वस्तुओं को छाप बनाता शुरू कर देता है, जिससे छपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। क्या इसमें आपने देखा होगा, छोटा बच्चा रहता है कि जो चीज मतलब वस्तुओं को ढूंढ लेता है, जैसे आपने देखा पेरेंट्स क्या है, कहीं चाबी अगर वो रख देते हैं, तो बच्चा क्या बहुत जल्दी ढूंढ के ले आता है कि ये चाबी आपके पास है। लेकिन उस चीज को क्या रहता है, वही वस्तु स्थायित्व का इसमें ज्ञान होता है। क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब प्री पर्सनल स्टेज क्या है, 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। ये क्या होती है, 2 से 7, ये एज आप ये जरूर याद रखिएगा। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। क्या बोला है, यह क्रिया जो है पहले करने की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसा कि बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चा कहीं पे अगर गिर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रोने लगता है, ठीक है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं गिरा कैसे, ठीक है, या मुझे मारा। तो उसकी मम्मी आती है, जमीन को पीटने लगती है, कहती है मेरे बच्चों को आपने गिरा दिया। तो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि हाँ, मुझे इसने गिराया था, मम्मी ने इसको मार दिया है, अब मैं क्या है, सेटिस्फाइड हो गया हूँ। तो उसको भी दंड मिला है, तो उसको क्या है, क्रिया नहीं कर पाता है। अब जैसे जीवात, जीवात क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसा वही कि उसको ये नहीं पता रहता है बच्चों को कि जमीन क्या है, सजीव, उसको क्या लगेगी चोट, उसको ये नहीं पता है, ठीक है। जैसा कि आपने अभी देखा, गेट, बच्चा जा रहा है, गेट में क्या है, लड़ गया।
अब रोने लगा, लेकिन उसकी मम्मा आती है, गेट को मारने लगती, मेरे बच्चों को मारा। तो गेट उसको क्या है, खुशी हो जाती है कि हाँ इसको भी पिटाई हुई। तो इसको ये नहीं पता ये निर्जीव है कि सजीव है। ठीक, ये होता है जीवात। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं अहम केंद्रित। अहम केंद्रित क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। देखिए, अहम केंद्रित होता है, बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है कि जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ सही है। अगर मैंने अगर मैंने ये कहा है तो ये मेरे घर वाले भी मानेंगे। जैसा कि उसने बच्चे ने कहा कि ये जो है यहाँ पे जो चीज़ रखी है ये मेरी है, तो उस सारे बच्चे मतलब सारे घर वाले कहेंगे हाँ ये आपकी चीज़ है, ठीक है। अगर उसने कहा कि ये मेरे लिए ही बना है, मेरी आइसक्रीम है तो ये मेरी ही है, तो उसमें यही कह रहा है कि जो सोच रहा है, जो कर रहा है वो सब ठीक है, ठीक है। वो होता है अहम केंद्र। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अहम केंद्र सोचने की क्षमता होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपलटी वाटी। अब जो है अपलटी वाटी क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि का उल्टाना पलटाना नहीं सीख पाता। जैसा कि 4+6 तो दे दोगे 10 जोड़ लेगा, लेकिन उसको अगर संख्या को आप पलट दिया ना 6+4, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसे ही कहते हैं यहाँ पे उसको डाउट रहता है कि अब क्या होगा, तो उसके अंदर ये गुण नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर्थ। मुद्रा, संप्रता, दूरी, भार, ऊंचाई आदि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए संवेदी है जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, इसी में इनकी अवस्था ये होती है कि इनकी जो मुद्रा की अवस्था नहीं होती है। ठीक, मुद्राएं जैसे आप बच्चों को क्या है या फिर नोट वगैरह देंगे 2000 या 500 का, तो बच्चा क्या नोट नहीं लेगा, उसके बदले वो सिक्का लेगा। आप सिक्का दिखाएंगे तो सिक्के की तरफ जाएगा कि वो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा है क्या है, सिक्के हैं, तो उसको लगेगा इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पे आप इस पे जोर रखेगा, तो उस पे क्या है कॉन्सेप्ट की कमी की अवस्था रहती है। जैसा ये हाउस आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या है छोटे हाउस में जाएगा कि बहुत ही सुंदर है। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तुओं की सारी वस्तुओं को छोड़कर केवल एक विशेष ध्यान देता है। देखा आप देख सकते हैं बच्चों को, छोटा सा बच्चा है मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में क्या कार्टून, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, उसके आगे आगे पीछे क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसको देखना है। जो अगर गेम खेला तो गेम में ही जुटा है, ठीक है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। एक चीज पे ही फोकस करना, उसे ही कहा जाता है केंद्रीकरण। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट सक्रियात्मक अवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये हुआ है 7 से 11 वर्ष की लिए अवस्था। ठीक है, आप स्टेज जरूर याद रखिएगा, कहाँ से 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है और अपना चिंतन शुरू कर देता है। देखिए इसमें होता है कि बच्चों के सब कुछ गुण आ जाता है। उसमें था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का गुण नहीं आता है। इसमें होता है कि बच्चों का गुण आ जाता है, क्रिया भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है। ठीक है, इस अवस्था में अल्पार्टी जीवात देखिए उसका पूरा उल्टा है, जीवात कॉन्सेप्ट का गुण है। अभी उसमें इस अवस्था में आपने देखा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कि इसमें बच्चों को क्या है गुण की अवस्था नहीं थी, लेकिन इस जो मूल सक्रियात्मक अवस्था है आपकी 2 से 7 वर्ष, इसमें सब कुछ अवस्था उसको पता हो जाती है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अग्नात्मक तकड़ा। अब ये देख लेते हैं अग्नात्मक तकड़ा क्या है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। देखिए उदाहरण के देकर के, जैसा पेड़ जरूरी है, यह देखिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझिएगा, पेड़ ये जरूरी है नहीं हमारे लिए बच्चा, आंसर क्योंकि ये ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलती है, पेड़ इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ जो है मुझे ऑक्सीजन देते हैं। तो ये हो जाता है आगमनात्मक तकड़ा। ठीक है, बच्चे क्या उदाहरण के तौर पे तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था। ठीक है, ऊपर ऊपर होती है ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसमें यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह सबसे बड़ी अवस्था है क्योंकि इसमें सब कुछ पूरा ही गुण आ जाता है। जैसा यह बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, जो चीजें मतलब सामने दिखती भी नहीं है अपने अंदर ही कल्पना शुरू कर देता है, उसे ही कहा जाता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें हम बात करेंगे
निगनात्मक तकड़ा क्या होता है, ठीक है। इसमें बच्चा नियमों के उदाहरण जैसे नियमों के तर्क करने लगता है। जैसे आप बच्चा देख सकते हैं कि नियम नियम जो भी बताया जाए, जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं तो मैथ के फॉर्मूले के बेस से क्या है क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो कॉन्सेप्ट से भी इसमें क्या है कॉन्सेप्ट आंसर मतलब निकाल लेगा। जैसा इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल तौर मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर लेता है, यह नियम बताता है, ठीक है। तो इस किसमें है ये सब आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। जिन प्याजे आपको समझ में आ गया होगा कि जिन प्याजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा। देखिए चीजों को आप समझिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको रटने पे नहीं आएगा, हमेशा समझने पे आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की एक ऐसी थ्योरी है, ये ये एक थे गरीब परिवार से, ठीक। इनकी वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, तो इनके एक अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसकी दवा तो मेरे पास है लेकिन बहुत ही कॉस्टली है, क्या है बहुत ही महंगी है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के पास क्या था, ये इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था, ठीक है। तो उनको क्या ये दवा तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने ये समझा कि चोरी करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो उन्होंने लास्ट में वही लिया कि चोरी कर लिया और अपनी बीवी को बचा लिया। तो इस पे हम थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ थ्योरी थी तो आपको ओरली मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे नैतिकता, मोरलिटी। मोरलिटी क्या है, यह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं उपस्थित जैसे संबंधित नैतिक समस्याओं का संबंधन प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं के लघु तथा निम्न है। यूरोप में एक महिला की मौत कारागार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बच जाएगी। वो एक तरह के रेडियम है जिसकी खोज उस शहर से फार्मेटिस्ट ने भी की थी, ठीक है। दवाई अपने खर्चा बहुत है। दवाई वाला दवाई बनाने वाला खर्च में से 10 से गुना पैसा मांग रहा था। उस मौत का इलाज करवाने के लिए सॉरी इस उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उनके पास गया और जिससे वह जानता था कि उसे केवल कुछ ही पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उन्हें दवाई वाले ने कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को रास्ते में दे दे, मतलब सस्ते में क्या है उसको दवाई को दे दे, ठीक है। वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उस दुकान को तोड़ दी और अपनी पत्नी की क्या है दवाई चुरा ली। देखिए एक हिंज नामक व्यक्ति था जो उसकी दवाई के लेने के लिए क्या किया, नहीं दे रहा था। उसने खोज किया था कि मैं इससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन वही है कि हिंज ने क्या उस अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत या प्यार करता था, तो उसको बचाने के लिए उसकी दुकान को तोड़ दिया और अपनी पत्नी की क्या है जो है जान बचा ली। अब इसकी स्टेजेस जो है इस 4 स्टेजेस में बटा हुआ है, तो इनकी हम ये स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। वो कुछ कहानी थी, तो कहानी इतना नहीं पूछते जो स्टेजेस आपका पूछते हैं। इस कहानी पर आधार कोलबर की 2 बातों पर बल दिया गया है। देखिए पहला जो है नैतिक दुविधा और नैतिक तकड़ा, ठीक है। तो इन पे हम बात कर लेते हैं जो 2 इस पे दिया, फिर इस पे हम बात करेंगे जो 3 लेवल दिए है 2-2 पे स्तर पे जो बाकी है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं नैतिक दुविधा क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट। एक मिनट रुकिएगा। चले नैतिक दुविधा के बारे में बात कर लेते हैं। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दुविधा। देखिए सही गलत क्या वो हिंज हिंज नामक जो एक व्यक्ति था उसने क्या सही और गलत के बारे में डिसीजन ले रहा था। अगर मैं क्या है दुकान तोड़ूंगा या दवाई चुराऊंगा तो मुझे क्या ले जाएगी पुलिस पकड़ के, अगर नहीं चुराऊंगा तो मेरी पत्नी वाइफ मर जाएगी। तो उसी दुविधा में जो था उसे ही कहते हैं नैतिक दुविधा, ठीक। जो दुविधा बीच में पड़ी हुई है उसे ही क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जैसा कि आप एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। इस बीच की जो दुविधा है उसे क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा।
अब हम बात कर लेते हैं नैतिक तकड़ा। कई बार पूछा गया है मोरल रीजनिंग क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही और गलत के किसी भी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। जैसे अब सही गलत में एक चीज को चुन लिया, उसने सोचा कि मैं चोरी तो कर लूंगा, मेरी पत्नी बच जाएगी, कोई बात नहीं, मैं जेल ही चला जाऊंगा। तो क्या उसने चुरा, मतलब चोरी चुन लिया कि उसको दवा चुरानी थी, तो ये हो गया नैतिक तकड़ा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। कोलवर के नैतिक जो है कि 3 लेवल बताए गए हैं। ठीक, 3 लेवल कौन कौन से हैं इस पे हम बात करेंगे। और ये दो दो स्टेजेस में बटा है। ठीक है, दो दो स्टेज इनकी बटी है। जैसा पाक रूढ़ नैतिकता स्तर, ये कौन से 4 से 10 वर्ष के लिए है, ये आप स्टेज जरूर याद रखिएगा। प्राक रूढ़िगत नैतिक का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष के लिए है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तकड़ा दूसरों लोगों को मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, बच्चों के इसमें क्या है, मतलब सही गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये होती है 4 से 10 वर्ष के लिए। ये स्टेज आप याद रखिएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग को देख लीजिए। दंड एवं आज्ञा पालन और मुक्तता। देखिए दंड एवं, उससे भी समझ में आ रहा होगा, दंड एवं आज्ञा पालन मुक्तता। इसमें बच्चे की नैतिकता साजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसमें क्या होता है, दंड में रहता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। ठीक है, यही होता है दंड एवं आज्ञा पालन उपमता। ठीक है, ये होती है आपकी 4 से 10 वर्ष के लिए होती है। इसमें 2 स्टेजेज हैं, तो ये पहली स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज आपकी है सदनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। कौन है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद करेगा। देखिए, एक बच्चे ने क्या है, पेंसिल ले लिया। ठीक है, उसकी पेंसिल उसने तोड़ दिया, तो दूसरे बच्चे ने क्या, उसकी पेंसिल ले लिया, उसकी भी तोड़ दिया। जैसे का तैसा। ठीक है, ये होता है जैसे का तैसा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे पेंसिल तोड़ दी, दूसरे बच्चे ने उसका पेन भी तोड़ दिया। ठीक, जैसे का तैसा। इसमें होता है साधनात्मक पेशनात्मक उपमता। ये भी आपकी 4 से 10 के स्टेज में आता है, जो आपकी 2 लेवल में बटा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज। आपकी सेकंड स्टेज कौन सी है, रूढ़िगत नैतिक का स्तर। ये होती 10 से 13 वर्ष। ये भी आपकी 2 स्टेजों में बता है। ठीक है, तो टोटल आपकी 6 स्टेज है, क्योंकि दो 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 में बटा है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों लोगों को मान को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। ठीक है, जैसे इस स्टेज में 2 भाग दिए गए हैं। अच्छा लड़का अच्छी बनने की उपमता, जैसे गुड गर्ल एंड गुड बॉय। इसमें दिया गया है मैं अच्छा करूंगा तो मुझे क्या प्राइज बनेगा, ये उसका लड़का बहुत ही अच्छा है। इस ये होता है आपकी पहली स्टेज में आता है, जो 10 से 13 वर्ष, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। नेक्स्ट अवस्था होती है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित रहता है। जैसा क्योंकि उसको उसके पापा एक्सीडेंट हो गया और रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए इससे ऐसा नहीं करेगा। देखिए, एक बच्चे इसमें है कानून, ये कानून को नहीं तोड़ेगा। इस स्टेज में रहता है कानून को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वहां पे रेड लाइट है और वहां बीच में क्या है, रेड लाइट में क्या है, नहीं निकला जाता है। तो बच्चे का जो फादर है, उसका जो है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो वहां पे बचाने नहीं जाएगा। इस स्टेज में आता है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी, वो कोई नहीं मानेगा कि अपने फादर की जो है जान बचानी है, लेट लाइट जाए भाड़ में। ठीक है, और हमें अपने फादर की जो है जान बचानी है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसमें होता है 13 वर्ष के ऊपर। देखिए, इसमें खुद के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज से जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, जैसे समाज अनुबंधन और मुक्ता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। अगर नियम किसी के नुकसान होता है तो इस नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़ कर पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल यही होता है आपकी 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का मत है। इसमें किशोर दूसरों के विचारों नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों को फायदे के लिए अपनी जान भी खेल जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं मतलब 13 वर्ष के, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुण आ जाता है। वीर पूजा भी इसको कहा जाता है, कि अपने आप को ही दिखाएंगे कि हम समाज की सेवा करेंगे। ठीक है, तो यही होता है आपके 13 वर्ष के ऊपर की एज। तो एज आप याद रखेगा, ये होती है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये भी आपकी 2 स्टेजों में बताते, टोटल 6 स्टेज है और लेवल आपके 3 है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं वाइगॉस्की का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइगॉस्की, ये होते हैं सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, ठीक, सोशल कल्चर थ्योरी ने दिया था, ठीक। अगर पूछ लीजिए वाइगॉस्की किससे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, सोशल से जुड़े हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ले वाइगॉस्की एक रूस वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक संस्कृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। किसके किस पे जोर दिया, याद रखिएगा, सामाजिक दिया, क्योंकि यही आपके की पॉइंट है, एक सामाजिक संस्कृत, ठीक है, और भाषा, ये सब आपके की पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृत के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम आता है, लेकिन इनका जानना है कि विकास सामाजिक से होता है, ठीक है। पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है, ठीक, बाद में अधिगम आता है, और वाइगॉस्की का मानना है दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो इनकी दोनों अपोजिट थ्योरी थी। अब वाइगॉस्की की दो दो स्टेजेस हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं दो कौन से महत्व कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेडपीडी और सेस फोल्डिंग, जैसे पार, ढांचा, माचान, इसको बोलते हैं कई नाम, लेकिन इसका आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा सेस फोल्डिंग, ठीक है। और जेडपीडी का भी नाम आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इसके नाम आप चेंज होते रहते हैं हिंदी में, जैसे समीपस्थ निकट का विकास, इसे कहा जाता है जॉन पक्सस डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश का ही नाम याद रखिएगा। चलिए पहले हम जेडपीडी के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तविक विकास के स्तर पर संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहा जाता है। देखिए वास्तविक विकास क्या है, जैसा कि आप क्या, जैसा सीटेट में आप क्या ला रहे हैं, 80 मार्क्स ला पा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो आपका बीच का गैपिंग है, ठीक है, आप हमारी वीडियो देख के या फिर किसी और अदर की वीडियो देख के आपने 120 प्लस मार्क्स ले आए, तो ये जो बीच का गैपिंग है वही होता है जेडपीटी का सिद्धांत, ठीक। जॉन, इसे बोला था जॉन पक्सलर डेवलपमेंट, ठीक है। जो बीच का आपका गैपिंग होगा, अंतर होगा, उसे ही कहा जाता है समीपस्थ का विकास। अब हम बात कर लेते हैं सेसफोल्डिंग क्या होता है, पाड़ या ढांचा या माचान, वैक्सो द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प गाइडेंस या सेस फोल्डिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चा होता है छोटा सा, वो साइकिल चलाता है, लेकिन क्या है बीच बीच में गिर जाता है, तो उसके पीछे से पापा या मम्मी पीछे से साइकिल पकड़ लेते हैं, तो वो सीधा साइकिल चलाना हो जाता है। तो क्या है, उसके थोड़ा सा हेल्प कर दिया। कहीं भी आपको हेल्प देखने को मिल जाए या सहायता देखने को मिल जाए, तो उसे कहा जाता है सेस फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा या माचान, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के एम के ओ के कई बार ये पूछा जाता है बोर्ड नॉलेज थ्योरी, ठीक है। ये होता है टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, जैसा बच्चा जिसके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, बच्चा उसी से सीखेगा। उसको ये लगेगा कि हमें ये बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे सकते हैं, जैसे टीचर से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, और किसी से नहीं पूछेगा, इसे ही बोला जाता है मोर नॉलेज, ठीक है। क्या है, मोर नॉलेज, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भाषा पर उनके विचार। अब भाषा पर उनके विचार क्या है, इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ही एक साथ हो जाते हैं। वाइगॉस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निजी भाषण, आंतरिक भाषण क्या होता है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों के निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए निजी भाषा होता है, और जैसे ये निजी निजी मतलब अपने आप से ही, अपने आप को ही कहते हैं। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, बच्चे अपने कार्यों को निर्देश देने, जैसा बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि इसको ये रेड टॉप पहनना है या ब्लैक टॉप पहनना है, तो अपने आप से बात करते हैं कि मुझे कौन पे अच्छा लगेगा, रेड अच्छा लगेगा या ब्लैक अच्छा लगेगा, मैं इस पे स्मार्ट लगूंगा या इसमें लगूंगा। तो अपने से बातचीत ही करने को देते हैं, उसे ही जैसे अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं, उसे कहा जाता है निजी भाषण या आंतरिक भाषा, ठीक, उसे ही कहा जाता है निर्देश देना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मानव विकास, अरे सॉरी, मानव विकास का मनोविकास सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी हम कल पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी आपकी डेली चलेगी, क्लास डेली 8 बजे, ठीक, और डेली 8 बजे आप जरूर जुड़िएगा। तो वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, आपको अगर थ्योरी समझ में आई हो। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग क्या है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, या फिर हमारी स्पीड तेज थी, तो ये तभी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी स्पीड तेज थी, या समझाने का तरीका थोड़ा और सही करना है, तो आप थोड़ा कमेंट में आप बता देंगे, तो उस हिसाब से क्या है मैं थोड़ा कोशिश करूंगी सही करने की, ठीक। वैसे तो मैं अपने आप को 100% देती हूँ, क्योंकि आपको समझाने का रहता है कि आपको बस थ्योरी समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।